हम लोग आज कनेक्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जो कि हम लोग ने इसका नाम देंगे तपस्या। और इसलिए ये नाम रखा है कि ये अध्ययन जो है ना सर, ये स्वाध्याय जो है आप लोगों का, इसमें ये तपस्या ही है। बस इसमें अंतर ये है कि पुराने जमाने के तपस्या और आज के तपस्या में पहले सिर्फ गुरुजन होते थे आपको गाइड करने के लिए, लेकिन गुरुजन का रोल आजकल फैसिलिटेटर के तौर पे हो गया है। और एक बहुत एलिमेंट इम्पोर्टेंट है जो कि है तकनीक, टेक्नोलॉजी। तो ये हम करेंगे आज। आप कहेंगे कि डायरेक्टली आप यूनिट नंबर 6 में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, शुरुआती 5 मिनट तो जरूर सुनिए, उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों और अभी और भी आगे सुनना चाहिए। यूनिट 2, 3, 4, 5 इसके तपस्या सीरीज के सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। कहाँ हुए हैं मैं बताऊंगा। और ये जो सेशन है 6 है, इसके बाद 7, 8, 9, 10 है ना। और लास्ट में मैं यूनिट नंबर 1 लेके आऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में से एक। तो यूनिट 6, यूनिट 10 एंड यूनिट 1 मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा। आज 6 है, मतलब 6 जून, है ना। 6 और ये यूनिट नंबर 6 है। एक बात इस दिन मैं अब आप लोगों से वादा ये करता हूं, और वो हम लोग मिलके निभाएंगे। कैसे सर? एम आई क्लियरली ऑडिबल? हाँ जी। वो ये है वादा कि हम लोग 10 आवर्स, 10 घंटे का प्रीमियरिंग सेशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बार रहने वाला है यूनिट 1 के अलावा, वो यूनिट 6 रहने वाला है। तो यूनिट 6 का 10 घंटे का सेशन हम लोग बहुत जल्द प्रीमियरिंग पे मिलेंगे। और इसके लिए तो आपको अकेले एक एक हाथ से 5-5 लाइक करने चाहिए। ऐसे क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि ये सेशन मैं अभी शेड्यूल डिसाइड कर दूंगा, मतलब आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर दूंगा। ये सेशन एक लैंडमार्क सेशन, माइल स्टोन सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए इस बार के एग्जाम में। यस, उस 10 घंटे के सेशन को बहुत केयरफुली सुनना है, और उसको एक बार सुनना है, 2 बार सुनना है, और एग्जाम के 5 दिन पहले एक बार और सुन के जाना है, 2 या फिर 1.5 के स्पीड में। ठीक है? यस। और मेरा आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा कि जिस तन्मयता, जिस परिश्रम के साथ ये सेशन 10 घंटे का सेशन मैं आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, उसको उसी तन्मयता के साथ आप लोग शेयर भी करेंगे। हम और आप एक मीडिया लर्नर हैं, मीडिया स्टूडेंट हैं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म का एक टैगलाइन आपने देखा होगा, फैमिली ऑफ मीडिया लर्नर्स सेन एकेडमी है सर ये। यस, सेन एकेडमी ऑफ फैमिली ऑफ मीडिया लर्नर्स का हमेशा से यही ध्येय रहा है कि आपको एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अपन प्रोवाइड करें। आपने देखा होगा व्हेन आई वाज फैसिलिटेटिंग ऑन एन एकेडमी, 10 घंटे का वो सेशन, वो हिस्ट्री में, पूरे जर्नलिज्म के हिस्ट्री में एक लैंडमार्क सेशन है। और उसमें क्वेश्चन सिर्फ नहीं है, PYQ नहीं है सर, वो पूरा का पूरा यूनिट 1 कवर्ड है। और इस बार वाला 10 घंटे का सेशन में यूनिट 6 पूरा कवर रहेगा। ठीक है? यस। तो आप लोग, मैं तो जरूर कहूंगा कि इसको जितना ज्यादा हो सके प्रमोट करें, ताकि जो है ना, ये हम लोग भारत में मीडिया लिटरेसी को एक नए आयाम पहुंचा पाए। ट्रांसफॉर्मिंग द मीडिया लिटरेसी इन इंडिया, विच इज डन बाय यू एंड अस। यस एवरीबॉडी, सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं, मीडिया लॉ ही पढ़ेंगे। मीडिया लॉ में वो 10 घंटे का जो सेशन देखेंगे ना, उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा,
वो मैं अभी डिस्क्लोज कर देता हूँ। कब होगा ये मीडिया लॉ, वो थोड़ा देर रुकिए, मैं शेड्यूल आप लोगों को बता देता हूँ। पहले हम यहाँ पे आते हैं। आज के सेशन में हम लोग कॉपीराइट कुछ पढ़ेंगे। कॉपीराइट के इम्पोर्टेंट जो कुछ डीप में जो जाके हमें पढ़ने वाली बात है, क्योंकि कॉपीराइट हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है। हर बार के एग्जाम में आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, एटलीस्ट 2 या फिर 3 तक क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इसी टॉपिक से। ठीक है, कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट कब मनाया जाता है, कहाँ पे कॉपीराइट अप्लाई होता है, कहाँ पे नहीं अप्लाई होता है, कॉपीराइट के कौन से सेक्शन है जो फेयर डीलिंग में दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को, म्यूजिक को या फिल्मों को या क्लिप्स को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। ये इससे बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ कॉपीराइट, एक व्यक्ति मान लीजिए आज उसने कुछ लिख दिया तो कितने सालों तक उसको कॉपीराइट मिलेगा, यदि वो फोटोग्राफर है तो, यदि वो जर्नलिस्ट है तो, यदि वो रिपोर्टर है तो, यदि फिल्म मेकर है तो ये सारे बहुत डीप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे कुछ लैंडमार्क केसेस, जैसे कि इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आपने जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सकाल न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हम डिस्कस करेंगे। उसमें उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है हमारे संविधान का, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, इंडिविजुअल फ्रीडम, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड देन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और हमारे मूलभूत जो अधिकार हैं, सिद्धांत हैं, वो हम देखेंगे। यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है हमारे देश का, वो हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो टाइमलाइन है, कौन सा टाइमलाइन सर, फर्स्ट प्रेस कमीशन, मतलब ये पूरा कि भारत में प्रेस का इतिहास क्या है और प्रेस के रेगुलेट करने का क्या इतिहास है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्यों ये पढ़ना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हर बार एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं क्रोनोलॉजी से भी। तो इस यूनिट से इस बार भी ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इट माइट भी एक दो ज्यादा भी आ जाए, लेकिन 10 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। तो आप समझ रहे हैं, 10 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से आपका जेआरएफ और नेट डिसाइड होता है सर। ठीक है जी, यस एवरीबॉडी। सुन पा रहे, आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया ना सेशन को, काइंडली शेयर द सेशन गाइज, काइंडली शेयर द ग्रुप दैट वी आर लाइव इन द ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड गिव अ थम्स अप। चले आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ना प्रारंभ करें। कोई इशू तो नहीं है गाइस? हाँ जी, नहीं ना? ठीक है सर, नहीं है इशू तो इधर आते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट हियर? काइंडली टाइप यस, यस, यस टाइप करें, पढ़ें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इसको शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये सेशन में ना सिर्फ मार्क्स पढ़ेंगे हम लोग। मार्क्स बोले तो आपके नेट में जो मार्क्स आते हैं ना, उन उस वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं। एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेके चलूंगा, भारत में प्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब मीडिया की बात करते हैं ना सर, मीडिया इज मैजिक मल्टीप्लायर। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं हम लोग सर? सब लोग सुन पा रहे हैं ना? मीडिया इज नथिंग बट इट इज मैजिक मल्टीप्लायर। गुड। तो मैजिक मल्टीप्लायर ओपिनियन को मैजिकली मल्टीप्लाई कर सकती है, एक बात को मैजिक मल्टीप्लाई कर सकती है, किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी के को मल्टीप्लाई कर सकती है, हिंसा को मैजिकली मल्टीप्लाई कर सकती है, हाँ या ना? अराजकता को मैजिकली मल्टीप्लाई कर सकती है मीडिया, ऐसा है क्या? अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, यदि कोई मीडिया पे खबरें प्रकाशित कर दिया जाए, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए, तो वो तो भाई हिंसा फैलेगा। तो हमेशा से जो रूलिंग पावर होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो, चाहे मोनार्की हो, जो भी हो, उसमें किसी भी रूलिंग पार्टी, रूलिंग या फिर गवर्नमेंट का, मैं गवर्नमेंट कह लूंगा या स्टेट कह लूंगा, उसकी हमेशा से कोशिश रहती है कि मीडिया को मैनेज किया जाए। ठीक है, कि लोगों के पब्लिक ओपिनियन को मैनेज किया जा सके और
उनको मोबिलाइज किया जा सके डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है, विकास की धारा में उनको उन्मुख किया जा सके, इसीलिए मीडिया के रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो पहली बार ब्रिटेन से इसकी इसका ओरिजिनेशन होता है कि ब्रिटेन में एक्चुअल में चार्टर जो दिया गया था, चार्टर बोलते हैं जिसको हम लोग एक लिस्ट कह सकते हैं जिसमें व्याख्या होती है कि आपको ये फला फला अधिकार दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो अ, ये भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो चार्टर के तौर पे मुगल सल्तनत ने उनको अधिकार दिए कि भाई आप यहाँ पे व्यापार करो। हाँ जी, हमने जब तो वो चार्टर आर नथिंग बट सम राइट्स गिवन टू द इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर पीपल, ठीक है जी। तो वो चार्टर अधिकार होते हैं। तो चार्टर एक लाया गया ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। बस ये दो दो मिनट की कहानी, हम फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे। 1644 ईस्वी की बात है। ये जो मैंने चार्टर की बात किया वो 1215 ईस्वी की बात है, लेकिन वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1644 में जो है पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेनाउंड पोएट जो थे, कवि थे, उनके आंदोलन के बाद लोगों को लिखने का अधिकार मिला। क्या नाम था गाइज उनका? याद है क्या आप लोगों को? काइंडली मेक योर कमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ वो 10 घंटे के क्लास में रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि अभी जो है हम लोग क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, कुछ देर में उनका नाम आएगा, इधर देख ले। फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन जो आता है ना भारत में 1799 में, 1813 में वॉरेन हेस्टिंग्स उसको जो है वो चेंज करते हैं, अबलिश कर देते हैं, खत्म करते हैं, और फिर दूसरा रेगुलेशन लेके आते हैं। क्यों जरूरत होगी, आप ध्यान रखिएगा कि उन दिनों जो मेन स्ट्रीम मीडिया था ना वो न्यूज़पेपर हुआ करता था, ठीक है जी। यस, कब कब आया था हमारे देश में पहला न्यूज़पेपर? 1780 में, है ना। और हालांकि तब तक ध्यान रखिएगा, इस दौर तक 1813 ईस्वी तक कोई भी भारत का न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता था भारतीय के द्वारा, है ना। और इंडियन लैंग्वेज में तो और भी पब्लिश नहीं होता था। तो 1780 से लेके 1813 ईस्वी के बीच में क्या ऐसी घटना हो गई कि भाई प्रेस को रेगुलेट करने की जरूरत हो गई अंग्रेजों को? एक्चुअली अंग्रेज व्यापारी जो थे ना उस समय, तो बहुत सारे अंग्रेज व्यापारियों को या फिर जो इंग्लिश जो बिजनेसमैन थे उनको, सारे बिजनेसमैन को फ्रीडम, फ्री हैंड नहीं मिलता था बिजनेस करने के लिए, तो प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। तो जो कुछ कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बहुत चहेते लोग थे उनको बिजनेस मिलता था, दूसरे लोगों को नहीं मिलता था। तो जिनको नहीं मिलता था उन्हीं में से एक ये जो थे क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका गए, जिन्होंने भारत में पत्रकारिता का शुरुआत किया था, जेम्स अगस्टस हिक्की, है ना। तो उन्होंने पत्र निकालना प्रारंभ किया। उनके बाद और भी लोग आए, तो उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो गया। तो लाइसेंसिंग एक्ट आता है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में, 1823 ईस्वी में। बाद में लेकिन जब, अच्छा आप लोगों ने मैकॉले वाला एक्ट तो सुना होगा ना, इधर मैटकैफे एक्ट आया था। तो वो 1835 में, 1835 की घटना है, जो थोड़ा सा बुक पब्लिकेशन को लिबरलाइज किया गया, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए किया गया, इंडिया के लिए नहीं किया गया। भारत में अंग्रेजों के अनुसार पहला विद्रोह और हमारे लिए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब आता है, याद है क्या? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना, 1857। 1857 का जब विद्रोह हुआ, मंगल पांडे जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया उन जंग में, आहूत करने का मतलब पूरा झोंक दिया अपने आप को तन मन से। उसके बाद अंग्रेजों को पता चल गया कि यदि हमने रेगुलेट नहीं किया ना, और खासकर प्रेस को, तो फिर हमारी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से रेगुलेट किया और इतना कड़क कानून लाए, गैजिंग एक्ट कहते हैं। 1857 में पहली बार आया, लेकिन जब विद्रोह होने लगा 1858 में, एक साल में ही इसको चेंज कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नाम से एक ऐसा कानून, दमनकारी कानून, पूरे भारतीयों के, भारतीय पत्रकारों के लिए, भारतीय लिखने पढ़ने वाले लोगों के लिए लाया गया, जो ये कहता था कि बिना अनुमति के आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में, इंडिजिनियस लैंग्वेज में
लोकल लैंग्वेजेस में आप पब्लिश कर ही नहीं सकते, चाहे पत्र हो या पत्रिका यानी न्यूज़पेपर हो या मैगज़ीन्स, ठीक है ना? तो आपको याद होगा कि मोतीलाल घोष और अमृत बाजार पत्रिका नाम था ना उसका, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगला में पब्लिश होता था पहले, रातों रात उन्होंने अपने आप को चेंज करके इंग्लिश में कर दिया ताकि उनके प्रेस के ऊपर बैन नहीं लगे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के द्वारा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इधर देख लें, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि तब ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं था हमारा, उनके कंट्रोल में नहीं था, वो ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में हो गया था तब। ठीक है जी। इधर देखें, हालांकि वो कहानी हम बाद में कभी से पढ़ेंगे। आईपीसी का एक और दमनकारी कानून 1867 60 में आया। हालांकि आईपीसी एक इंडियन पीनल कोड है जो अभी भी जारी है। हालांकि अब भारतीय जो है उसको न्याय संहिता और इस तरीके का नाम दिया गया है। अ, आप इन बीएनएस और कुछ और जो नाम इस दिन इन दिनों, हालांकि उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि अभी वो लागू नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। अमेंडमेंट तो कर लिया गया है, बट इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, दैट इज व्हाई दैट बीएनएस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, दिस 1860 यानी आईपीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्रोनोलॉजी से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आपको काजल मैम ने क्लासेस कराए हैं इन दिनों? हाँ हाँ जी, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष जी। हाँ, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, हाँ, भारतीय न्याय संहिता। तो इधर देख ले, आपको क्या रखना है याद? एक तो गेजिंग एक्ट 1857 और उसका दूसरा फेज 1878, 1878। उसके बाद 1860 में जो है इंडियन पिनल कोड, 1867 में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया था जिसको प्रभा यानी प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड बुक्स एक्ट, क्या क्या कहते हैं, प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड बुक्स एक्ट, इस तरीके से कुछ नाम है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, ये हिकलिन टेस्ट कुछ टेस्ट है, ये हमें नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, ये बहुत ध्यान नहीं रखना है। ये ऑब्सनिटी का एक टेस्ट है कि भारत में एक जैसे अश्लीलता है ना, अश्लीलता दिल्ली जैसे शहरों में आप जाते हैं तो स्कर्ट पहन के घूमना, या फिर हम कहते हैं ना भारत में कई लोग, ये बहुत चर्चा का विषय रहता है, बहुत डिस्कशन डिबेट का विषय रहता है, लेकिन ये नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, क्या कपड़े पहनेंगे, क्या पहनेंगे, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फिर भी ये डिबेट कई बार रहता है कि रूरल इंडिया और मतलब एक तरफ भारत, दूसरी तरफ इंडिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र और दूसरी तरफ शहरी या मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत पहनावे में, ओढ़ावे पहनावे में बहुत डिफरेंसेस है। तो कई लोग जैसे स्कर्ट पहने महिलाओं को, कई ट्रेडिशनल थिंकिंग या रूढ़िवादी समाज सोच के लोग जो देखते हैं तो कहते हैं अरे वो बदचलन है, ऐसे है वैसे है, नहीं कर पहनना चाहिए। तो अब किसी, हालांकि है तो वो कॉमन सिटीजन भारत का ही है, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे रूढ़िवादी है, तो उसके नजर में अगर अश्लील है स्कर्ट पहनना, तो अभी अगर ऐसी केस जाएगी कोर्ट ऑफ जस्टिस में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो भाई जज के सामने ये समस्या होगी। और जज भी अगर शहरी माइंडसेट का हो तब तो वो ठीक है, लेकिन वो कहीं वो भी रूढ़िवादी का हो तो फिर क्या करेगा? हालांकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हालांकि फिर भी आपने बहुत सारे ऐसे जजमेंट देखे होंगे जहाँ पे महाराष्ट्र हाई कोर्ट की एक जज ने बोला था कि कपड़े के ऊपर से टच करना वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कहलाता है। तो ऐसे ऐसे भी केसेज हैं, हाँ या ना? सुन पा रहे हैं ना सब लोग? तो इस तरीके की समस्याएं जब आती हैं ना, तो फिर अश्लीलता को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। 1 मिनट आप रुकेंगे, आई थिंक कोई बेल बजा रहे हैं, मैं आता हूँ पहले। सॉरी गाइस, कई बार हम लोग अभी जो है ट्रेनिंग में है ना, तो इसलिए रात को भी लोग हमारे साथ जो और भी ट्रेनिंग लेने वाले पदाधिकारी हैं, वो कई बार दरवाजा खटखटाते रहते हैं। तो थैंक यू, कोई बात नहीं। इधर देखते हैं। मैं बस यही कह रहा था कि अश्लीलता को मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट बनाए गए हैं जिसमें कि हिकलिन टेस्ट भी है और मिलर टेस्ट है, ठीक है। तो हिकलिन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जो कि ये बताता है कि कोई एक मतलब कॉमन सेंस जिसके पास हो, जो लुनैटिक नहीं हो, जो अनसाउंड माइंड का नहीं हो, यानी पागल नहीं हो, और उसको एक ऐसे आकृति को या फिर कलाकृति को देखता है, या पिक्चर को देखता है, फोटोग्राफ को देखता है, खजुराहो टेम्पल में जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसको देखता है, और उसको
कॉमन सेंस में वो उसको अश्लील नहीं लगता है, लॉ ने भी उसको अश्लील सामग्री यानी ऑब्सीन मटेरियल डिफाइन नहीं किया, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्या, ऑब्ससेनिटी। तो ये अश्लीलता का एक कानून 1863, मतलब ये टेस्ट आया था 1868 में, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, 1868 है गाइस, 1868 है। 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट आया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको बस ये एक लाइन वो लिख लें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को तो बहुत जरूरी है याद करना। और इसको स्टार्ट किया किसने था, लॉर्ड लिटन ने, और इसको एबलिश किया, खत्म किया लॉर्ड रिपन ने। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या एक बार प्लीज, ठीक है सब लोग। अच्छा, जो लोग बाहर बाद में देख रहे हैं ना, प्लीज एक कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि हमें मुझे पता चले कि आप लोग एक्चुअली इससे बेनिफिट ले रहे हैं और यहाँ तक आपने क्लास को देखा है। ठीक है, तो फिर हम आपके लिए, जाहिर सी बात है, मन में तो एक शुभकामनाएं रहती ही हैं, दुआएं तो रहती हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिले, और मिलेगा भी। मेहनत करने वालों को ही तो मिलता है, दूसरे किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को थोड़ी मिलता है। यस एवरीबॉडी। तो बात यही है कि हम लोग को बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, और आप जिस मेहनत के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगा के एक दो कमेंट कर दिया करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा अपन को भी। तो सी कस्टम एक्ट 1878, चाहे तो याद करें चाहे तो नहीं करें, लेकिन ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में शुरुआत होती है लॉ प्रेस रेगुलेट करने की, वो 1799 में, लेकिन इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है 1898 में, 100 साल के बाद आता है। और ये इंडियन प्रेस एक्ट, जो कि मॉडर्न इंडिया का प्रेस एक्ट आता है, वो है हमारे लिए 1910 ईस्वी का। ठीक है जी, ऐसे ही वन, थैंक यू। और भी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जब आजादी के लिए संघर्ष होने लगता है, तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कड़क कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम से आता है, और वो 1923 में। और ये लगभग ये सारे लोगों को एक्ट याद रहता है। जो याद नहीं रहने वाली बात है कि इसका सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 स्पाई यानी जासूसी के बारे में बात करता है। सेक्शन 4 जो है वो फॉरेन एजेंट को कोई जासूस कम्युनिकेट कर देता है, मान लीजिए कोई भारतीय सेना में कोई व्यक्ति है, घुस गया है, और वो पाकिस्तानी सेना को खबरें दे रहा है, तो फिर वो सेक्शन 4 में उसको ट्रीट किया जाएगा। और क्या क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं और पासवर्ड किसको कहते हैं क्या, ये पूरा जो है ना, वो सेक्शन 5 में दिया गया है और डिफाइन किया गया है। सेक्शन 6 में अगर कोई गवर्नमेंट, मतलब ये बोला गया है कि गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन जो कि सीक्रेट है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता है सेक्शन 6 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर, अब हम सीधे 1923 से यानी 1923 से जंप करते हैं भारत के आजादी और उसके गणतंत्रता के बाद। तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है 1850 में जो हमारा घोषित हुआ, सॉरी 1950 में, 1950 में, तो उसके बाद पहला जो एक्ट आपके सामने है वो प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट। मतलब कि आजादी हो गई अब, क्योंकि नया नया हमारा सेटअप था, पूरे हमारे देश के को एक की नींव रखी जा रही थी, अलग-अलग आइडियोलॉजी बनाई जा रही थी, छोटे-छोटे टुकड़े वो क्या कहते हैं उसको, ब्रिक्स रखे जा रहे थे, ताकि बहुत बड़ी एक आइडियल इमारत खड़ी की जा सके। और हमें गर्व होना चाहिए दैट वी हैव built a very strong democratic setup in the world, India. Yes, everybody. तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो आया वो 1854 ईस्वी का, और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट भी सेम ईयर में आया था, ये आपको ध्यान रखेंगे। भारत में जब देखिए, जब आजादी के दीवाने थे, जब लड़ रहे थे वो आजादी के लिए, तो उनके पास एक विजन था। वो भूखे रह के भी कई लोग, कई बार तो दो, आपने वो प्रताप वाली कहानी सुनी होगी जो इलाहाबाद से जो है वो पब्लिश होता था, ठीक है ना। तो उस इलाहाबाद से पब्लिश होने वाले अखबार जिसमें 2 रोटी और जेल की सजा, ये ऑफर दिया जाता था कि यदि आप संपादक बनेंगे तो ये आपको मिलेगा। तो उसके लिए भी लोग तैयार हो जाते थे। काला पानी आप जानते ही हैं, पोर्ट ब्लेयर वाली जगहों पे जो बहुत सारे से स्वतंत्रता सेनानी जो है वो, जिनको मतलब प्रताड़ित करके मार दिया गया,
ठीक है ना, उस जेल में। इन दिनों गाइस मुझे विजिट करने का मौका मिला। आप लोग कभी जाएंगे तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा लेजर शो होता है, मतलब वो दिखाया जाता है लाइट के द्वारा, और वो जीवंत कर देती है वो घटनाएं। कभी जाइएगा तो आप जरूर देखिएगा। तो वहाँ की, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तब एक विजन था, एक मिशन था, देश के लिए लड़ना था। लेकिन जब आजाद हो गया ना भारत, तो सारे जर्नलिस्ट लोगों को वो पार्टीजन में काम करने लगे, पक्षपात होके काम करने लगे, छोटे छोटे रियासतों के लिए काम करने लगे। क्योंकि भारत में तभी भी रियासतें बटी थी। रियासतों को तो बाद में समेटा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है उनके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एफर्ट के द्वारा, है ना। तो तब जो है जर्नलिस्ट जो काम करने लगे ना, उनके लिए पैसे कम होने लगे, जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। और भी इसमें बातें हैं, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट एक लाना बहुत जरूरी हो गया 1955 में, और ये आया भी। ठीक है। 1956 में आरएनआई एंड रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का गठन हुआ। कब, क्यों गठन हुआ? एक्चुअली ये दोनों जो है ना, वर्किंग जर्नलिस्ट, एक आरएनआई और इधर एक और दिख रहा होगा आगे, मतलब दिखेगा 1965 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ये तीनों फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था। कब आया था गाइस फर्स्ट प्रेस कमीशन? काइंडली मेक योर कमेंट। आप लोग बताएंगे क्या एक बार, फर्स्ट प्रेस कमीशन कब आया था? हाँ सर, वो आया था 1952 में, और रिपोर्ट सौंपी उन्होंने अपनी 1954 में। तो यंग पर्सनल हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, ये 1956 का एक्ट है। कॉपीराइट को तो, की एक्ट को तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं। आप 10 बार दोहराएंगे मेरे साथ, कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957, ऐसे 10 बार आप दोहराइए। ठीक है जी। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, ये एक अलग एक्ट है। आपको याद होगा कि इंडिया इंडो चाइना वॉर हुआ था उस समय, और जब शुरुआत हुई हिंदी चीनी भाई भाई करते करते पीठ में छुरा जो घोपा चीनियों ने, उसके बाद समझ में आया हमारे वन ऑफ द ग्रेट लीडर इन इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कि भाई ये तो काम नहीं चलेगा। और उस समय उनको बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था। आपको पता होगा कि श्री कृष्ण मेनन जो कि रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर था। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो कि विरोध कर रही थी, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस था भारतीय राष्ट्र में, उसको डगमगाने से बचाया जा सके, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1962 में। 1962 में ही कस्टम एक्ट भी आया, कि बाहर से कुछ सामान आए तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्शनेबल जो आर्टिकल हैं, प्रोडक्ट है, पेपर है, न्यूज है, वो नहीं आए। ठीक है जी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट इज वन ऑफ द लैंडमार्क इन फ्रीडम ऑफ प्रेस इन दी स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ जी। तो ये भारतीय गणराज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जो आता है 1965 का, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया तो 65 में, लेकिन ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ पहली बार 1966 में। आपको जो याद रखना है 1978। क्यों? क्योंकि जब हम, आपको याद है कि 1975 में जो हमारे देश में इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, है ना, तब के प्रधानमंत्री, है ना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, आयरन लीडर, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो वो इमरजेंसी, हालांकि वो काला अध्याय है हमारे देश में, लेकिन फिर भी 1976 में उसको वो रिवोक कर लिया गया। और 1976 के बाद पूरी जो प्रेस, उस इमरजेंसी के दौर में जो प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप लगाया गया, आपको पता है ना कि सर हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसी थी जिसका नाम था पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान समाचार पीटीआई था 1947 का, लेकिन फंक्शनिंग उसने 1949 में करना प्रारंभ किया। एक हिंदुस्तान समाचार जो 1948 की थी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, है ना, ये यूएनआई, जो 1959 में तो फॉर्म हुई थी, लेकिन काम करना उसने स्टार्ट किया 1961 में। और समाचार भारती, ये चार जो न्यूज एजेंसी थे ना, इनको इंदिरा गांधी जी ने अपने सेंसरशिप के दौर, मतलब उस इमरजेंसी के दौर में प्रेस को रेगुलेट करने के लिए, प्रेस को कब्जे में रखने के लिए, वो पूरा सबको मिला के एक समाचार नाम की एजेंसी बना दी गई थी। लेकिन जब बाद में जब ये इमरजेंसी को हटाया गया, तो कुलदीप नैयर, जो कि वन ऑफ द ग्रेट, हम लोग उनको कहते हैं, जो प्रेसमैन या फिर पत्रकार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनके चेयरमैनशिप में बनी कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया कि फिर से इनको अलग अलग करना चाहिए सारे न्यूज एजेंसीज को। और ये अलग हुई भी, है ना, अपने मूल स्वरूप में चली गई। सुन पा रहे हैं ना सब लोग? यह सही बड़ी, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा ना, लेकिन ये स्पीड आपके लिए फायदेमंद है। कई बार तेजी आपके फायदेमंद में है। क्यों? क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिलेगा, और ऐसा तो है कि हम लोग जो है एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है जी। तो 1976
और उसके बाद जब उन्होंने रिकमेंड किया कि प्रेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो क्योंकि प्रेस काउंसिल भी उस तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा था, तो फिर से प्रेस काउंसिल एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट लाया, मतलब उसमें लाया गया और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है ना। अब 28 मेंबर प्लस 1 चेयरमैन होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, पहले कम हुआ करते थे। ठीक है जी। अभी फिलहाल हमें यही याद रखना है, पहले 26 समथिंग हुआ करते थे, 26 हुआ करते थे, 25 इधर देखें। आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब यूएपीए भारत का सबसे खतरनाक कानूनों में से एक पत्रकारों के लिए, ये लाया गया 1967 में, 1967 में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को याद रखेंगे, सिविल डिफेंस एक्ट को भूल भी सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, सी नहीं गई, सीआरपीसी 1973 में, कि किसी भी व्यक्ति को यदि सजा देनी है तो कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाना चाहिए, ये इसमें डिफाइन किया जाता है। मैंने आपको हिकलिन टेस्ट का नाम अभी कुछ देर पहले बताया था, जो कि ऑब्सनिटी को टेस्ट करता है, कि कोई भी, मान लीजिए उपन्यास है या फिर कोई टेम्पलेट है, कोई बैनर है, कोई पोस्टर है, मैगजीन में कोई किसी व्यक्ति, किसी हीरो हीरोइन की पिक्चर छपी हुई, जैसे रणवीर सिंह वाला आपने कहानी देखा होगा कि उन्होंने नग्न जो है तस्वीर अपनी फोटो शूट आउट कराया था, तो क्या उसको ऑब्सीन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए जैसे हम लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं ना दूध को, कि भाई कितना दूध, कितना पानी, दूध मतलब पानी पानी किया हम मेजर कर सकते हैं, दूध का दूध, पानी पानी का पानी। उसी तरीके से जो है हम लोग ऑप्शनिटी को मेजर कर सकते हैं मिलर टेस्ट से। ठीक है। एक और टेस्ट का नाम है जिसको हम लोग हिकलिन टेस्ट कहते हैं। तो ये जो दोनों टेस्ट आप जरूर ध्यान रखेंगे, हिकलिन टेस्ट का ईयर आप लोग एक बार कमेंट करेंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ 1868, और ये मिलर टेस्ट जो है वो अमेरिका का बनाया गया एक टेस्ट टेस्ट है, जो कि आया था 1973 में। ठीक है जी। इधर देखें, तो बाकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक जो दूसरा वाला आया था ना अमेंडमेंट करके 1978 में, हालांकि इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1979 में, फिर भी आपको याद ही रखना है, वो ईयर याद रखना है, 1978 वाला। ठीक है। यस एवरीवन, सुन पा रहे हैं ना सब लोग जी? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997, और ये आप लोग उसके बाद तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक तो जानते हैं सन 2000 का, क्योंकि नई तकनीकों का प्रादुर्भाव हो रहा था हमारे देश में भी। जो लिबरलाइजेशन और मतलब एलपीजीएम का कंसेप्ट जो आया 1991 में, तो उस एलपीजीएम के कंसेप्ट के बाद जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्वेजन कह लूँ या फिर इन्वेस्टमेंट कह लूँ भारत में, वो आया, और उसके बाद एक उसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी, तो सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और, 1921 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक गाइडलाइन आया है, वो 1921 में आया है, और वो डिजिटल मीडिया को गाइड करने के लिए, मतलब रूल करने के लिए आया है। उसमें बहुत सारी जो है वो नीतियां के अंदर बना है उसको। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो सब लोग जानते हैं, तो इसकी क्रोनोलॉजी को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? सब लोगों को दिख रहा है ना प्रॉपरली? तो द लॉ ऑफ कॉपीराइट इज आल्सो अप्लाई टू एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, ये एक बात तो ये लिखी गई है, और लिखा है द कॉपीराइट इन द एडवर्टीजमेंट मैटर बिलोंग्स टू एडवर्टाइजर इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज। मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि आपने कहीं एक कॉपी, जो एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है ना, एडवर्टाइजमेंट कॉपी, एडवर्टाइजमेंट कॉपी कुड बी ऑडियो, कुड बी विजुअल, कुड बी ऑडियो विजुअल, मतलब जिंगल भी हो सकते हैं, टेलीविजन पे 10 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट आता है वो भी हो सकता है, और न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होता है वो भी हो सकता है। यदि वो किसी एडवर्टाइजर ने बनाया है आपके लिए, किसी क्रिएटिव एजेंसी ने, कोई डिजाइनिंग एजेंसी है, तो क्या उसका कॉपीराइट किसके पास होगा? मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, आपने एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए पैसा दिया है, तो क्या वो उसका जो कॉपी का जो कॉपीराइट है, जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी का, वो आपका होगा या फिर उसी का रहेगा? यही सवाल पूछा है अंदर तक। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो बस बात यही लिखा है कि कॉपीराइट इन एडवर्टाइजिंग मैटर्स बिलोंग टू द एडवर्टाइजर, जाहिर सी बात है। और अगर कहीं भी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अगर अदरवाइज नहीं बनाया गया है, जैसे मान लीजिए मैं उनको 100 रुपया दे देता हूँ, और उन्होंने जो काम किया है मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा लाइसेंस मेरे को दे दो, है ना, तो जाहिर सी बात है कॉपीराइट का लाइसेंस तो बिकता ही भी है। हाँ, तब तक तो उसको यूज करने वाला और कॉपीराइट को के ऑनर को भी हम देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो मेरा हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अगर नहीं रहे तो एडवर्टाइजर ही उसका मालिक रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि द लॉ ऑफ कॉपीराइट इज ऑल्सो अप्लाई टू द एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, है ना, तो वो हर जगह अप्लाई होता है, कॉपीराइट का लॉ कहाँ नहीं अप्लाई होता है? ठीक है, वो मीडिया में भी अप्लाई होगा, फिल्मों में भी अप्लाई होगा। ठीक है जी, यस, प्ले में भी अप्लाई होगा, थिएटर में भी अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ कॉपीराइट, ये बोथ
आर ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी सत्य है, यही बात पूछा गया है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि और किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं पिछले दिनों इस हमारे उससे संबंधित। एक और ये सवाल है, लिखा है सेक्शन 292 292 जो कोई आईपीसी का था, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया है ना, तो वो 292 जो आईपीसी का सेक्शन था उसे किससे डील करता था, है ना। तो हम लोग बार बार ऑप्शनिटी की बात कर रहे हैं ना। तो सेक्शन 292 जो है, साथ ही साथ 293 भी है और 294 भी है। ये तीनों सेक्शंस ऑप्शनिटी से डील करता है। 292 कोई पब्लिकेशन है जिसको किस पब्लिश की जाती है, बेची जाती हो या फिर बेचने का प्रयास किया जाता हो, तो अगर प्रिंट वाला वो मटेरियल है जो कि ऑब्सीन है, तो जिस व्यक्ति ने बेचा है, बेचने की कोशिश की है ना, रखा है, तो उसको चार्ज किया जाता है सेक्शन 292 के तहत। 293 जो है वो यंग पर्सन के लिए कि सेम मटेरियल यदि यंग पर्सन को कोई बेचता है, ट्रांसफर करता है, सेल करता है, हायर करता है, तो ये जो है उसको 293 के तहत चार्ज किया गया है। और 294 जो सेक्शन है आईपीसी का, उसमें जैसे आपने देखा होगा ना कि आजकल गायक जो है हनी सिंह जैसे नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे बहुत सारे आप गायकों के नाम जानते होंगे, तो उन्होंने अगर फूहड़पन वाली कोई गाने गाए हैं, अश्लीलता वाले कोई गाने गाए हैं, या फिर कोई एक्ट एक्ट बोले तो जिसमें वॉयस हो या फिर एक्शन हो, मूवमेंट हो, वो प्रिंट छोड़ के, विजुअल छोड़ के ऑडियो विजुअल हो या फिर जिसमें एक्शन हो, उस वाले एक्शन जो कि ऑब्सीन हो यानी अश्लील हो, तो उसको 294 के तहत आईपीसी के तहत चार्ज किया जाता है उस व्यक्ति को। ठीक है, यस एवरीवन। तो ऑब्सीन पब्लिकेशन 292 के तहत डील किया जाता है। सुन पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी इधर देखें कि कॉपीराइट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, कॉपीराइट को क्या समझा जाता है, क्या माना जाता है। तो क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी है कॉपीराइट, क्या कॉपीराइट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, क्या ये नॉन सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों नेगेटिव ऑप्शन है, नॉन सब्सटेंशियल, नॉन इंटेलेक्चुअल। और दूसरी बात है कि कॉपीराइट जो है ना, वो अगर पब्लिक राइट ही होता तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती, है ना। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा राइट है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन को एक राइट देता है और बाकी सारे राइट को कर्टेल करता है। क्यों कर्टेल करता है, इसमें पॉजिटिव सेंस है कि अगर जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी, मान लीजिए एक ऑथर है, अपनी पूरी 10 साल की मेहनत लगा के एक उपन्यास लिखता है और उस उपन्यास का जो बेनिफिट है, उसे बेचने से पैसा जो मिलता है, वो अगर उसको नहीं दिया जाए तो भाई वो तो मर जाएगा, है ना। वो 10 साल का उसका मेहनत है। तो ये इस तरीके से कुछ पॉजिटिव सेंस है इसमें। फिर भी लोग कहेंगे कि देखिए हमारे एक बड़े बड़े बड़ी बढ़िया उपन्यास लिख दिया गया, फिर लोकोक्ति कह दी गई, या फिर कोई जो है आपने देखा होगा अम, अ, अमिताभ बच्चन जी के जो पिताश्री थे उनका क्या एक बहुत बड़ा लाइन है ना, मधुशाला में भी उन्होंने लिखा था। इसके अलावा एक और जो व्यक्ति थे जो वो कविता कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अमिताभ बच्चन के मुंह से सुना होगा। उन हालांकि उन्होंने, उनके पिताश्री ने इसको आई थिंक नहीं लिखा था, दूसरे व्यक्ति ने लिखा था। तो वो मान लीजिए वो कह के गए और आपको कहीं कहीं सुनाना है, कहीं मान लीजिए किसी कमर्शियल प्लेस प्लेस पे, तो क्या उस लोकोक्ति को, उस जो मुहावरे को या फिर उस जो कही गई उनके कथन है, क्या आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें तो आप किसी कमर्शियल स्पेस पे हैं तो आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है। मान लीजिए आप अनाउंसर हैं, एंकर हैं, कम्युनिकेटर हैं, और आपको 10,000 रुपया पर आवर के दे के बुलाया गया है कि आपको अनाउंस करना है या फिर इवेंट को मैनेज करना है, और आप वहाँ पे ये लोकोक्ति बोलते हैं, तो क्या हो सकता है, क्योंकि आपने 10,000 रुपये लिया है तो उसके लिए आपने जो बोला है उसके लिए पे करना पड़ेगा। हाँ, तो कब नहीं पे करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना कि पब्लिक, आप एज ए पब्लिक, दूसरे लोग एज ए पब्लिक अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनके ऊपर चार्ज लगाया जाना चाहिए कॉपीराइट के तहत। उनको मतलब इसको यूज करने से प्रोहिबिट करना चाहिए, है ना। तो ये दोनों दो तरफ है कि एक तरफ पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, दूसरी तरफ प्रोटेक्ट करने की बात होती है जो ओरिजिनेटर है उसके राइट्स को। तो ये इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। फेयर मीन्स में यूज करते हैं, फेयर डीलिंग में यूज कर सकते हैं, अनुमति लेके, और बिना अनुमति के जो है जनरली हम यूज नहीं कर सकते। फिर भी अब मान लीजिए ये कहानी लोकोक्ति कह के कोई व्यक्ति मर गए, 60 साल हो गया, 60 साल से ज्यादा हो गया, तो फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, वो कॉपीराइट के अंतर्गत जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वो क्या क्या टर्म्स कंडीशन है ये जरूर पढ़ के जाइएगा। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि मैंने जो 10 घंटे का सेशन आप लोगों को आने वाला है, जो मैं कुछ देर बाद ही डिस्क्लोज करूंगा उसका टाइमिंग शेड्यूल,
उसमें आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, और इसके लिए तो आप एक बार थैंक यू तो बोलेंगे ही। यस एवरीबॉडी। और आप लोग जब थैंक यू बोलते हैं तो मैं तो बहुत ऊंचा, मतलब मेरा जो है जज्बा और भी आगे बढ़ जाता है, मुझे लगता है कि मुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए एफर्ट करना चाहिए। थैंक यू। तो इधर लिखा है कॉपीराइट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, तो इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल यशराज फिल्म्स है, मान लीजिए वो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट फिल्म वो है, कंपनी है। तो अगर उसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल हायर कर रखा है स्क्रिप्ट राइटर को, फोटोग्राफर को, एक्टर को और डिजाइनर को, ग्राफिक डिजाइनर को, एडिटर को, और उन सबने मिलके एक फिल्म बनाई, तो क्या कॉपीराइट यशराज फिल्म्स का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये इंडस्ट्रियल राइट भी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ, कोई आर्टिकल लिखता हूँ, रिसर्च पेपर लिखता हूँ, है ना, या फिर कोई बुक लिखता हूँ, कोई गाने लिखता हूँ, लिरिक्स लिखता हूँ, तो उसका कॉपीराइट मेरा होना चाहिए। तो कॉपीराइट इज पर्सनल ऑल्सो, कॉपीराइट इज इंडिविजुअल ऑल्सो। कॉपीराइट क्या है, पब्लिक राइट है या प्रोप्राइटरी राइट है? तो कॉपीराइट का प्रोप्राइटर मैं हूं, तो मेरा राइट है, तो कॉपीराइट इज नथिंग बट प्रोप्राइटर राइट आल्सो। कॉपीराइट क्या मोनोपोलिस्टिक राइट है? यस इट इज मोनोपोलिस्टिक राइट, क्योंकि कॉपीराइट के ऊपर मेरा ही अधिकार है, तो वो मोनोपोली है मेरा। ठीक है जी। तो ये हो गई बात कॉपीराइट की। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग ने क्रोनोलॉजी को पढ़ा है, तो लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन इंडिया। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिया गया है, इंडियन पिनल कोड, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, एंड देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। बताइए इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं डायरेक्टली आपको आंसर पे लेके चलता हूँ, और इसका आंसर नंबर 2 BDACE। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, एंड देन इंडियन पिनल कोड 1868, सॉरी 1860, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में आया था कि 6 में आया था गाइस? काइंडली मेक योर कमेंट। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 55 में या 6 में? इधर देखें, प्रभा तो आप जानते ही हैं कि 1868 67 का ये लॉ है, और आरटीआई को तो कौन नहीं जानते होंगे, आप लोगों में से जरूर जानते होंगे। तो ये इस तरीके से इसका आंसर जो है तो BDACE है ना। आरटीआई जो है 2005 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 16 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19 इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ठीक है जी, कि 16वां जो अमेंडमेंट था ना भारतीय संविधान का, वो रिस्ट्रिक्ट करता है। और वो कौन सा रिस्ट्रिक्शन था, बस ये बात बोली गई कि आपको पता है ना कि भारत में जो हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, जिसको कि भारत की फंडामेंटल राइट की आत्मा भी कहते हैं, आर्टिकल 19 है ना। तो उसमें आर्टिकल 19 वन सब क्लॉज ए जो है ना, उसमें अब क्या बोला गया है कि कुछ राइट्स आपको दिए गए हैं, बहुत सारे राइट, जिसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक है। आर्टिकल 19 वन और ए जो है वो स्पेसिफिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। टू जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है, वो क्या बात करता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाना चाहिए। कैसा रिस्ट्रिक्शन? रीजनेबल, अनरीजनेबल नहीं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से निकल के आते हैं, याद है ना आप लोगों को? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। हाँ जी, है ना। वही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से फंडामेंटल राइट्स और साथ ही साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को हम लोग गाइडेड होते देखते हैं। तो सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है ना, वो 16th अमेंडमेंट में आया था। अब आप लोगों का एक होमवर्क है कि 16th अमेंडमेंट किस ईयर में आया था, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके बाद में। ठीक है जी। यस, एंड आई विल डिस्क्लोज इट टुमारो। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट? अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब सदन की अवमानना जो होती है ना। सदन का मतलब क्या है? और यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ संसद और राज्यसभा और लोकसभा नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट का मतलब है कि आपका विधान परिषद और विधान मंडल भी। ठीक है जी। स्टेट लेजिस्लेचर में जो होते हैं ना, यहाँ पे विधानसभा और विधान मंडल दोनों को इसमें कंसिडर किया जाता है। आपको याद होगा कि भारत में श्री कृष्ण वर्सेस महेश शर्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, सर्च लाइट न्यूज़पेपर हुआ करता था। उन्होंने बहुत डेरोगेटरी रेफरेंस में मतलब कुछ बातें लिख दी थी absurd मैनर में, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का केस लगा हुआ था। और वो स्टेट गवर्नमेंट उस समय एक एक तरह से जीती भी, और उनको डांट लगाई गई कोर्ट के द्वारा। इवन सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया था कि भाई आप कुछ भी नहीं लिख सकते सांसदों के खिलाफ, क्योंकि सांसद
के जो राइट्स है ना, वो हमसे प्रिविलेजेस हैं। उनको कुछ प्रिविलेजेस हमको दिए गए हैं, क्योंकि दे आर दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव विद द पीपल ऑफ इंडिया, गिव गिव द पावर टू देम, है ना। तो इसी वजह से उनको प्रिविलेजेस भी मिले हैं। मैं बहुत शॉर्टकट में बात करूं, अगर बैठूंगा तो बहुत हम लोग बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से ये हम लोग शॉर्टकट में बात करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, बताइए। सदन की अवमानना समझ रहे हैं ना, कि भाई आप सदन में कोई कार्यवाही चल रही है और सीक्रेट सीटिंग में मीटिंग चल रही है। आपको याद होगा कि, या फिर आपको पता होगा कि जब सदन की कार्यवाही चलती है, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर की अलग गुप्त मीटिंग चलती है। मान लीजिए पुलवामा का अटैक हो गया, है ना, और वहां पे तुरंत फैसला लेना है कि क्या करना है। और उस समय तो भाई संसद में आप जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा में, तो वहां पे प्रेस गैलरी होता है, मीडिया को बैठने की इजाजत होती है। मीडिया उसकी प्रोसीडिंग को, कार्यवाही को रिकॉर्ड करता है, उसको जनता तक बताता है, टेलीविजन फिल्म से, या फिर मतलब टेलीविजन या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से। लेकिन अगर सीक्रेट सिटिंग में मीटिंग हो रही है, अंडर द कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रहा है ना, तो मतलब कैमरा प्रोसीडिंग्स इन द सेंस कि वो गुप्त बैठकें हो रही हैं, तो क्या आप उसको पब्लिश कर सकते हैं? क्या उसको वायलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन बाय द वे अगर आपने गलती से भी कर दिया, तो क्या माना जाएगा? इसको कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जाएगा। और भी कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मैं सिर्फ मीडिया के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट हम लोग अगर एग्जीक्यूटिव के रेफरेंस में बात करेंगे तो दूसरे तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ मीडिया के रेफरेंस में बात करें, इसी वजह से। तो पर्सनल अटैक आप मेंबर्स पे नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई मिलीन या फिर कोई दुर्भावनापूर्ण बातें नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा पब्लिकेशन जो कि पार्लियामेंट के डिग्निटी को, उसकी उसकी प्रतिष्ठा को अगर नुकसान पहुंचाता है, तो वैसे पब्लिकेशन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहलाएंगे। ध्यान रखना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस आर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। न्यायालय की अवमानना अलग है और संसद की अवमानना अलग है। Publication reflecting upon the characteristics and proceedings of parliament, और publication imputing contempt और ridicule the house। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसी बातें होती हैं, जो सदन की कार्यवाही चल रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया, छांट दिया गया, और उसको बेस बना के उनकी डिग्निटी को अगर हार्म पहुंचाते हैं आप, तो फिर आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, यदि आप जर्नलिस्ट हैं तो। ठीक है जी। या फिर कॉमन सिटीजन भी हैं तो भी आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, यदि आपने गलत इरादों से, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, अगर आपने उसको पब्लिश किया है तो। ठीक है जी। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और भी मैं क्वेश्चन एक बार दिखा दूं, क्योंकि अब हमारे पास समय ज्यादा हो रहा है। हम लोग उस 10 घंटे वाले क्लास में सारी कुछ देख लेंगे। लिखा है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर होते हैं ना, उनके टर्म कितने दिन के लिए होते हैं, टर्म्स ऑफ मेंबर। चेयरमैन और मेंबर के लिए जो अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो चेयरमैन का टर्म कितने दिन का होता है, और मेंबर्स के लिए, तो मेंबर्स के लिए 3 इयर्स का टर्म होता है। चेयरमैन के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर। इधर आगे हम और भी बढ़ते हैं। अरेंज करना है फॉलोइंग जो लॉज हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, देख रहे हैं ना आप, हर जगह क्रोनोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया है और हमने सब डिस्कस किया है। इंडियन सिनेमेटोग्राफ जो है, एक आया था 1952 में, जिसमें जो फिल्में हैं ना, उसके अलग अलग तरीके से सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन दी जाती है। उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि अगर सबको दिखाया जा सकता है उन फिल्मों को, यूए सर्टिफिकेट दिया जा सॉरी ए सॉरी यू सर्टिफिकेट दिया जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड वाला। और जो पेरेंटल गाइडेंस के अंदर में फिल्में दिखाई जाती हैं, उनको ईवे सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ऐसे इसी तरीके से जो एडल्ट फिल्में होती हैं, उनको ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। और सो मेन एंड सो फोर्थ, है ना। एक और भी कैटेगरी होता है जिसको हम लोग एस सर्टिफिकेट देते हैं, जो स्पेशल फिल्में, स्पेशल काइंड ऑफ फिल्में होती हैं ना। तो 4 तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट में बता दिया। उसी तरीके से एक और, ये कब का है क्वेश्चन पता है? ये 2023 लेटेस्ट, 2000 दिसंबर 2023 वाला, फिर जून 2023 वाला, फिर 22 अक्टूबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था, साथ ही साथ जून में जो एग्जाम हुआ था 22-21 वगैरह में। तो ये सारे पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो है, वो आप लोग एक बार करके जाएंगे। बस मैं एक बार स्लाइड को ऐसे कर देता हूँ, आप रोक के देख लेंगे। और उसका आंसर भी नीचे दिया गया है। इंडियन पिनल कोड कब आया था? तो 1860 में। एक बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन इधर पूछ देता है कभी कभी, है ना। तो वो भी आप लोग, लेकिन ध्यान रखना है, हमेशा हर एग्जाम में मॉडरेट, इजी और हार्ड क्वेश्चन होते हैं। हार्ड क्वेश्चन के चारों ऑप्शन लग ऐसे लगेंगे कि आप एक बीच जंगल में हैं अकेला, और 4 शेर चारों तरफ से मुंह बाए खड़े हैं और आपको खा ही डालेंगे। यस। तो आपको जितना ही मेहनत करेंगे ना, इतना इन दिनों जितना ही पसीना बहाएंगे, आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करके आएंगे। तो आप खूब पढ़िए। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कनेक्टिंग, है ना। वी विल मीट टुमारो। ठीक है जी।
और 8:30 बजे से 8:30 से डेली क्लासेस तो हो ही रही हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन पे भी जाके क्लासेस कर सकते हैं। तपस्या सीरीज वाली और क्लासेस वहाँ हुई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और कल भी शिल्पी मैम के शिल्पी नहीं, काजल मैम की क्लास है कल और परसों भी। उसके बाद फिर शिल्पी मैम का क्लास होगा। अब मैं वो शेड्यूल बता दूं जिसका आप लोगों का इंतजार था। वो शेड्यूल है कि हम लोग 9th को, ध्यान रखेंगे, 9 तारीख को लगातार 10 घंटे क्लास करेंगे। वो क्लास शुरू होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, वो क्लास शुरू होगा, प्रीमियरिंग आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा उस क्लास की अराउंड, अराउंड नहीं, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ऑफ दिस टाइम। क्या कह रहा हूँ सर, दिस टाइम 6 PM। ठीक है जी, 6 PM से वो क्लास स्टार्ट होगी। और 10 घंटा, मैं तो कहूंगा कि आप 10 घंटा एक दिन एक रात जग के देखिए, मेहनत करिए, बहुत मजा आएगा आपको, मार्क्स बहुत बढ़ेंगे। ठीक है जी, 6 PM ऑन 9th of June। ठीक है जी, यस एवरीबडी, 6 PM ऑन 9th of June। और उस क्लास को मैं कहूंगा कि एक बार लाइव में देखिए, एक बार रिकॉर्डिंग देखिए 1.15 के स्पीड में, और दूसरी बार रिकॉर्डिंग देखिए सीधे 2 या फिर 1.5 के स्पीड में। तब जाइए आप एग्जाम देने, और कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। कुछ और सवाल तो नहीं है? एग्जाम है मेरा, कोई नहीं, एक दिन बाद मैं देख लूंगी। हाँ बिल्कुल, एग्जाम है तो 6 बजे शाम को मैं बोल रहा हूँ ना, 6 PM में बोल रहा हूँ, दिन में थोड़ी बोल रहा हूँ। 6 बजे तक कोई एग्जाम आई थिंक खत्म हो जाएगा। जी, 6 बजे, 9 तारीख को 6 बजे आप लोग इसको देखेंगे। 10 घंटे का मीडिया लॉ का सेशन। और इसके लिए तो थैंक यू तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ही, जिन लोगों ने अगर 10 घंटा देखा, और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि सर 10 घंटा कंप्लीटेड, ठीक है, जरूर बताइएगा। ऑल राइट गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी।